नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। करंट अफेयर के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे वीकली करंट कैप्सूल जून 02 से जून 08 तक 2020, यानी कि 2 जून से लेकर 8 जून का जो ये हफ्ता था उसके बीच जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी थी उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो सभी स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंक, रेलवे तथा अदर्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और पिछले भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? क्या ये 2 जून को मनाया जाता है या 3 को, 4 या 5 जून को? तो इसका सही आंसर है 5th ऑफ जून को हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्यों ऐसा मनाया जाता है? ताकि पर्यावरण जो असंतुलित होती जा रही है मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है डिग्रेडेड होता जा रहा है, इम्बैलेंस होता जा रहा है, उसको लेकर लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाना जिससे वो पर्यावरण को संतुलित कर सके। विकास की जो नीतियाँ बनती हैं, डेवलपमेंट के जो पॉलिसीज़ बनते हैं वो इस तरह से बने जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। इस तरह का एक जो है अवेयरनेस पूरी दुनिया में पैदा करने के लिए ये एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम यानी कि शीर्षक क्या था? पहला, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, दूसरा पीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तीसरा यूनिवर्स फॉर ऑल और चौथा अर्थ इज़ फॉर ऑल क्रिएचर्स। ये मिलते जुलते ऑप्शंस हैं, एक इसमें से सही है। सही आंसर क्या है? पहला, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। देखिए, ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन जून 5। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीवन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग। दिस ईयर थीम इज सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब देखिए, पृथ्वी पर बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं, उन सभी जीवों को मिलाकर एक टर्म दिया जाता है जैव विविधता। ये जैव विविधता हमारे पृथ्वी को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसीलिए जैव विविधता के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि प्रकृति में चाहे छोटा जीव हो या बड़ा या मझला जीव, हर एक जीव का कोई ना कोई एक रोल डिफाइंड है नेचर के द्वारा, और वो अपने जो इस रोल को प्ले करता है, इससे पर्यावरण संतुलित रहता है। जब किसी भी मनुष्य की एक्टिविटी से वो जीव के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होता है तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है। तो यही था इस बार का थीम। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण लेने वाले उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत इंटरेस्ट की छूट दी गई है? भारत सरकार ने भी क्या किया है, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उद्यमियों को सहारा देने के लिए ऋण स्कीम लेकर आई है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड कर 3 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड तैयार किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में लोन दिए जाएंगे। तो उसमें जो पेमेंट होगा, उसमें जो इंटरेस्ट लगने वाला है, जो भी इंटरेस्ट लगेगा उसमें कितने प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी? इंटरेस्ट सबवेंशन ये जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 1%, 2%, 3% या 4%? सही आंसर क्या है? 2%। मतलब ये समझिए, लेट सपोज कोई 50,000 का लोन लेता है, देयर इज़ 50,000 लोन गिवन टू एनी इंडिविजुअल, और उसका जो मान लीजिए ईएमआई बनता है, 24 ईएमआई का बनता है, लेट सपोज 2,500 के हिसाब से मान लीजिए, एक रफ फिगर ले लेते हैं 2,500 के हिसाब से, तो ये 60,000 रुपये बन जाएगा ना। तो जो भी इंटरेस्ट मान लो बना, मान लेते हैं कि 12% इंटरेस्ट बना, ठीक। तो इंटरेस्ट उसे जो है 1 साल तक 12 नहीं, केवल 10 ही देना होगा। अब इसमें क्या होगा, क्या उस पर 10 ही लगेगा? नहीं, इंटरेस्ट तो 12 लगेगा, लेकिन उसे कितना देना होगा? 10%। बचा हुआ जो 2% है ये सरकार वहन करेगी। समझ में आ रहा है? बैंकों को नुकसान नहीं होगा, उसका 2% इंटरेस्ट कौन देगी? सरकार देगी। एक तरह का राहत पैकेज है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी। हाल ही में भारत सरकार ने रेडी वालों यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि नामक योजना के अंतर्गत कितनी राशि की ऋण स्वीकृति दी है? मतलब
अभी ये जो स्वनिधि योजना चलाई गई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, इसमें वो अधिकतम कितने राशि का लोन प्राप्त कर सकते हैं? 4,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। सही आंसर क्या है इसका? थर्ड वन, 10,000 रुपये। ठीक है, देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में। देखिए मुद्रा स्कीम, पहले ये जान लेते हैं मुद्रा स्कीम है क्या। देखिए मुद्रा स्कीम एक मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंसिंग एजेंसी। देखिए है क्या, मुद्रा के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को ऋण प्रदान करने की योजना बनाई गई थी। एमएसएमई सेक्टर हमने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था, फिर बता देते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो इंडस्ट्री किसको कहेंगे? ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ का लगभग क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो, तथा 5 करोड़ का क्या हो, टर्नओवर सालाना हो, तो उसे हम माइक्रो इंडस्ट्री कहेंगे। स्मॉल इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा, अगर उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो, 10 करोड़ का, और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो, 50 करोड़ का। मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहेंगे? 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और 100 करोड़ का टर्नओवर हो, तो उसे मीडियम एंटरप्राइजेस कहेंगे। ये उसकी परिभाषा है। कुल मिला के छोटे, मझोले और सूक्ष्म उद्योगों को संयुक्त रूप से ज्वाइंटली उसे एमएसएमई कहा जाता है। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 2015 में मुद्रा स्कीम लाई गई थी, जिसमें उन्हें 3 कैटेगरी में लोन दिए जाते थे। पहली कैटेगरी जो कहलाती थी उसका नाम है शिशु। क्या नाम है? शिशु। पहली कैटेगरी है शिशु। दूसरी कैटेगरी है क्या कहते हैं कि किशोर। और तीसरी कैटेगरी है तरुण। तरुण, देखिए ये अब बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम है उनको नहीं पता होगा। शिशु का मतलब होता है जब कोई बच्चा चाइल्ड एज में होता है तो उसे शिशु कहते हैं, बेबी के एज में होता है। किशोर का मतलब होता है जब वो बाल्यकाल से ऊपर जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 7 साल से 14 साल के बीच में, तो वो एक तरह से किशोर होता है। और जब वो यंग हो जाता है तो वो तरुण कहलाता है। तो ये उसकी अवस्था है। तो शिशु के अंतर्गत भारत सरकार ने कितना अधिकतम लोन देने की बात कही थी? 50,000 रुपये। तो शिशु के अंदर 50,000 का लोन दिया जाता था। किशोर के अंदर जो है, किशोर लोन के तहत 50,000 से ऊपर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। और जो तरुण है वो 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन होता था। तो ये थी मुद्रा योजना की बात। अभी क्या किया गया है? अभी भारत सरकार ने शिशु लोन लेने वाले 1500 करोड़ रुपए को 2% का ब्याज दर की छूट दी गई, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये थी इसके बारे में। अगला जो न्यूज़ क्या था, स्वनिधि, वो बता ही दिया था कि यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसाइडेड टू लॉन्च स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम पीएम स्वनिधि, जिसमें क्या किया, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक के लोन दिए जाएंगे, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। जैसे समोसा की दुकान लगानी है, चाट की दुकान लगानी है, या कोई इस तरह से को और भी कुछ रेडी ठेला वगैरह लगाना हो, तो 10,000 रुपये से लेकर सरकार से, बैंक से वो उसका काम शुरू कर सकता है। फिर धीरे धीरे वो अपना पैसा चुका सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन यानी कमेटी फ्रेम किया है, जो एमएसएमई क्षेत्र में दिए जा रहे ऋण की समीक्षा देगी। देखिए एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने रुपए ऋण की घोषणा की गई? 3 लाख करोड़ रुपए इतने दिए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। बैंक इन 3 लाख करोड़ रुपए को अलग अलग एमएसएमई सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि लोन के रूप में घुमाएंगे। अभी जो 3 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज है, क्या ये सही तरीके से लागू हो रहा है? इसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई है, और उस कमेटी के हेड कौन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, निर्मला सीतारमण जी, या अमित शाह जी? तो इसका सही आंसर है क्या? राजनाथ सिंह जी। ये यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है, इनके अध्यक्षता में तैयार किया गया है। नितिन गडकरी जी ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, सड़क परिवहन मंत्री, और एमएसएमई मंत्री भी यही हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि एमएसएमई मंत्री यही हैं तो इन्हीं की अध्यक्षता में बनाया गया, नहीं, राजनाथ सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया। बाकी निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, और अमित शाह जी कौन है? गृह मंत्री हैं। आगे बात करते हैं 6ठे क्वेश्चन में। हाल ही में भारत सरकार ने स्वदेश योजना की शुरुआत की, इसका उद्देश्य क्या है? पहला, प्रवासी मजदूरों को यानी माइग्रेंट लेबर्स को अपने होम स्टेट में एम्प्लॉय करना, अपने जो है होम स्टेट में उनको रोज़गार उपलब्ध कराना है। दूसरा, प्रवासी भारतीयों को, यहाँ पर माइग्रेंट लेबर नहीं, जो एनआरआईज हैं, जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय, वो जो वापस आए हैं,
कौन सी योजना के तहत वापस लाए जा रहे हैं? वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत लाए जा रहे हैं प्रवासी भारतीयों को देश के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना, मोबाइल क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, या स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। किसके लिए स्वदेश स्कीम लाई गई है? तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट कि प्रवासी भारतीयों के देश के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना। क्या है ये न्यूज़, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वो हमने बात कर ही ली थी कि ये राजनाथ सिंह जी हैं, ये केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, लखनऊ इनका जो है संसदीय क्षेत्र है, लखनऊ से जीत कर आए हैं, 2 बार ये जीत कर आए हैं। इसके पहले ये अटल जी का सीट हुआ करता था। हाँ, गवर्नमेंट लॉन्चेस स्वदेश स्कीम फॉर जॉब्स टू रिटर्निंग इंडियंस फ्रॉम एब्रॉड। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के साथ, एक मिनट, हाल ही में किस देश के साथ पर्यावरण क्षेत्र में यानी एनवायरनमेंट एरिया में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है? किस देश के साथ एक समझौता हुआ है किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए? पर्यावरण। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। सही आंसर इसका क्या है? भूटान। भूटान के साथ एक अभी एग्रीमेंट साइन किया गया है भारत सरकार के द्वारा कि दोनों देश मिलकर पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे जिससे एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके। अब भूटान के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये अगर हम देखें, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली, एक मिनट हुआ क्यों चेंज, हाँ, ये जो एग्जैक्टली ये जो क्षेत्र है ये भूटान है। क्या ये भूटान है? भूटान की अगर हम बात करें, इसके नॉर्थ में चाइना है पूरी तरह से, तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है जो चाइना के कंट्रोल में है, और दक्षिण की तरफ इंडिया है। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो स्टेट कौन सा आ जाएगा इसमें? स्टेट की अगर हम बात करें तो इधर जो है सिक्किम है, इसके ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में सिक्किम है, और साउथ में अगर हम देखें तो इधर वेस्ट बंगाल है, और इधर जो है असम है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 भारतीय स्टेट के साथ ये सीमा बनाती है। कहाँ कहाँ से? सिक्किम, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, फिर असम, और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसके साथ सीमा बनाते हैं। और देश के साथ अगर बात करें तो ये एक बफर स्टेट है, बफर कंट्री है चाइना और इंडिया के बीच में। तो भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है और वहाँ की करेंसी है रुपया, और उसके प्रधानमंत्री हैं ते शेरिंग। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पर्यावरण दिवस के दिन नगरीय क्षेत्र में वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? नगर वन, मधुवन, गृहवन, हरित वन। सिंपल सा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है इसका नगर वन। क्या है? नगर वन। देख लेते हैं जल्दी से। कैबिनेट अप्रूव्स MOU, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, ये लोते शेरिंग इसके प्राइम मिनिस्टर है। भारत सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, इनका पूरा नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी, ये महाराष्ट्र से सांसद हैं। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्र में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन कार्यक्रम शुरुआत की है। नगर वन कार्यक्रम देश भर के लगभग 200 निगमों और शहरों के साथ, निगम मतलब समझ रहे हैं कॉरपोरेशन के साथ शहरों में शुरू किया। 200 कॉरपोरेशन या सिटीज़ के में शुरू किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी ले रहे वृक्षारोपण, वही एक डेकोरेटिव बातें हैं, कुल मिला के यही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, दूसरा चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। सबसे पहले आंसर इसका क्या है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। पहले पोर्ट ट्रस्ट होता क्या है समझते हैं। देखिए जो पोर्ट ट्रस्ट होता है वो क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट होते हैं उनके रखरखाव को ये मेंटेन करता है, समझ में, उसकी रखरखाव उसकी मेंटेनेंस को देखता है जितने भी पोर्ट ट्रस्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई का, जो ये भारत है, ये गुजरात है, यहाँ पर मुंबई है, ठीक है। मुंबई का जो बंदरगाह है उसका नाम है नावा शावा। क्या है? नावा शावा है। और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो है मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया है? JNPT बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ऐसे जो ये कोलकाता पोर्ट है, ये
कोलकाता पोर्ट है, ये जो कोलकाता पोर्ट जिसका हल्दिया पोर्ट, जिसे हल्दिया कहते हैं, ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे, हल्दिया पोर्ट है। तो यहाँ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट मेंटेन इसको करती थी। इसको कौन मैनेज करती थी? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। अब ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, ये आगे देख लेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पर्यावरण दिवस के दिन आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है एक मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन सा है? पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय यानी पावर मिनिस्ट्री, जल संसाधन मंत्रालय यानी कि वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, और सड़क परिवहन मंत्रालय यानी कि अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड क्या बोलते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। तो सही आंसर इसका क्या है? ऊर्जा मंत्रालय यानी पावर मिनिस्ट्री। अभी ये क्या है आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में हमने देख लिया था कि यूनिट कैबिनेट अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं। ये आज जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका गठन हुआ था 1980 में, स्थापना हुई थी। बीजेपी से पहले वो जनसंघ हुआ करती थी। क्या? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, अब ये कहोगे ये कौन सी राजनीतिक दल है? आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके विचारों द्वारा पोषित ये संस्था थी, राष्ट्रीय जनसंघ या भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुई। भारतीय जनसंघ के जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कह रहे हैं, उनके जो फाउंडर थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ये एक दक्षिणपंथी विचारक थे या दक्षिणपंथी नेता थे, राइटिस्ट ये लीडर थे, जो है भारतीय जनसंघ के ये अध्यक्ष भी थे और पहले उद्योग मंत्री भी रहे हैं। जो हमारा जो पहले कैबिनेट का गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वतंत्रता के समय, उसमें जो पहले इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी, जिसका जो कब लाई गई थी, पहली औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? 1948 में। दूसरी कब आई थी? 1956 में। और तीसरी कब आई थी? 1992 में। तो ये सब कुछ फॉर्डर चीज़ें होती हैं इधर उधर की, ये जानना ज़रूरी होता है। इसी से आपका स्टडी थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा डेकोरेटिव हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ते हुए भी। ये यूनियन पावर मिनिस्टर है आर.के. सिंह जी। ये बिहार के आरा से जो है सांसद हैं। ये पहले ब्यूरोक्रेट रहे थे। तो इन्होंने एक नई योजना लॉन्च किया, आई कमिट इनिशिएटिव, पर्यावरण के दिन। क्यों? क्योंकि बिजली बनाई जाती है, बिजली में कोयला सबसे प्रमुख साधन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। 50% से अधिक जो भारत में कोयला बिजली बनाई जाती है वो कोयला से बनाई जाती है, जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए ये आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि बिजली बनाते समय हम पर्यावरण का ध्यान रख सकें या उस तरह की प्रैक्टिसेस को शेयर करें जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में हाल ही में किस देश पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एम्बार्गो यानी व्यापार प्रतिबंध 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? उत्तर कोरिया, सूडान, साउथ सूडान या इजराइल? सही आंसर इसका क्या है? साउथ सूडान। ये क्या है आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने विश्व में कोरोना संकट के बाद कितनी जनसंख्या की गरीबी का अनुमान लगाया है? मतलब कोरोना क्राइसिस के बाद लगभग कितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हो सकते हैं? पहला ऑप्शन 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़। सही आंसर इसका क्या है? 6 करोड़, या इसे हम 60 मिलियन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जारी किया है। अब थोड़ा सा यूएनएससी के बारे में जान लेते हैं जल्दी से, झट से। बड़ा ही विवादित संस्था है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय, मतलब यूनाइटेड नेशंस की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसका ऑर्गन है, बल्कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं, उसका एक अंग है यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा स्थापित करना, या उसमें जो कुछ भी समस्या आ रही है उस समस्या को समझना और उसको सही समय पर उसका उपचार करना, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। देयर आर 15 मेंबर्स यूएनएससी। 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं यानी नॉन परमानेंट होते हैं, और जो 5 सदस्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें हम P5 भी कहा जाता है, जिसे P5 कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये पावरफुल कंट्री हैं। और ये पावरफुल कंट्री कौन कौन है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं। स्थायी सदस्य जो भी है बाद में बात कर लेंगे, पहले बात कर लेते हैं
अस्थायी सदस्य जो होते हैं 10 देश होते हैं अलग अलग महाद्वीपों से, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। जैसे इस बार भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है 2020 से 2022 के कार्यकाल के लिए। वो देखना दिलचस्प होगा, अभी इलेक्शन होंगे वो देख लिए जाएंगे। लेकिन जो NP5 हैं यानी P5 कंट्री जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो कौन कौन से देश हैं? पहला यूएस, कौन है? यूएस है, रशिया है, ब्रिटेन है, सॉरी ब्रिटेन या यूके कह सकते हैं, यूके है, फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है और चाइना है। तो ये 5 देश P5 कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, न्यूक्लियर पावर कैपेबल हैं, इसीलिए इनको ये परमानेंट सदस्यता इनको मिली है। भारत भी प्रयास कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी प्रयास कर रहा है, जर्मनी भी प्रयास कर रहा है, जापान भी प्रयास कर रहा है कि उसको भी स्थायी सदस्यता मिले। लेकिन ये 5 देश जब तक ओके नहीं करेंगे, राजी नहीं होंगे, तब तक वो मेंबरशिप आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आगे देखते हैं, सूडान की बात कर लेते हैं। सूडान एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है। इसका जो विभाजन हुआ था, तो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ऑरेंज कलर का, ये साउथ सूडान बना है। साउथ सूडान एक अफ्रीकी देश है, ठीक है, क्या है? एक अफ्रीकी देश है और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है जुबा। इसके अगर सीमावर्ती देश देखें तो दक्षिण में युगांडा, पूर्व में इथोपिया, उत्तर में सूडान जो है, और पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और एक तरह से साउथ वेस्टर्न में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये देश इससे घिरे हुए हैं। इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस इतना आपको पता होना चाहिए, साउथ सूडान एक देश है। ये 194वां देश था यूनाइटेड नेशन में। इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसके ऊपर 2 साल मतलब 2021 तक का बैन लगा दिया, इसके व्यापारिक गतिविधियों पर बैन लगा दी है, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसमें वो बताया गया है कि 60 मिलियन लोग 2020 में एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक जिसका गठन 1944 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स, और प्रेसिडेंट इसके कौन है? डेविड मालपास। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक पर RBI ने 4 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है? सिटी बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक? तो सही आंसर इसका क्या है? सिटी बैंक। देखिए सिटी बैंक ने अभी क्या हुआ था, कुछ विवाद था NOC को लेकर। NOC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने में कुछ कोताही बरती गई थी, और इस तरह की जो कार्य किए गए थे, एक्टिविटी की गई थी, वो बैंकिंग रेगुलेशन जो अधिनियम है उसके अगेंस्ट थे। मतलब कुल मिला के कानूनन सही नहीं था, इसलिए RBI ने इस पर जो है एक्शन लेते हुए 4 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी है सिटी बैंक के ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया। हाल ही में RBI ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का फंड बनाया है? 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए या 500 करोड़? सही आंसर इसका क्या है? 500 करोड़ रुपए। अब ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या, समझते हैं। देखिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, देखिए आप लोग जो शॉपिंग करने जाते हैं, जब आप कार्ड स्वैप करते हैं तो जो मशीन होती है उसे पॉस मशीन कहा जाता है। POS, पॉइंट ऑफ सेल, समझ में आ रहा है? पॉइंट ऑफ सेल। तो होता क्या, आप उस पर जब स्क्रैच करते हैं तो जो भी अमाउंट वहाँ पे मेंशन किया जाता है वो आपके कार्ड से वो डिडक्ट हो जाता है, ठीक। अभी जो पॉस का जो सिस्टम है वो ज़्यादातर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 सिटीज़ में ही ज़्यादा है। ग्रेड 1 सिटीज़ जैसे कि मेट्रो सिटीज़ हो गए, मुंबई हो गए, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। जो ग्रेड 2 सिटी हो गए जैसे इलाहाबाद हो, जैसे लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, ये ग्रेड 2 सिटीज़ में आते हैं, ठीक है। और ग्रेड 3 जो सिटीज़ हैं या ग्रेड 4, 5 जो हैं या टाउन एरिया है, यहाँ पर अभी जो इस तरह के POS हैं उनको उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी समस्या आ रही है। फंड की समस्या आ रही है, टेक्नोलॉजी की समस्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसमें टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा एक फोबिया होता है, टेक्नोलॉजी से कतराते हैं, इसलिए कैश में ही सारा ट्रांजैक्शन चलता है। तो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए RBI ने क्या किया है, पॉइंट ऑफ सेल को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम चलाया है। इसके लिए उसने 500 करोड़ रुपए का एक इनिशियल फंड जारी किया है। ज़रूरत पड़ने पे ये और भी फंड जारी कर सकती है। समझ में आ गया? हाँ, ये छोटे शहरों और छोटे गांव पर ये POS पहुंच जाए, इसी को कहते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है वही। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। हाल ही में मूडीज़ रेटिंग एजेंसी, एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, भारत की सॉवरेन रेटिंग कितनी कर दी है? घटा दी गई है अभी रेटिंग, आपको बताना है। BAA1, BAA2, BAA3 या जंक कैटेगरी। जंक मतलब कबाड़ कैटेगरी, मतलब इकॉनमी बर्बाद है। तो सही आंसर इसका क्या है? BAA3।
BA3 के बाद जो कैटेगरी आती है वो जंग कैटेगरी है। मतलब भारत इस समय उसकी जो इकॉनमी की रेटिंग है वो कबाड़ से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है। अब ये सोवरेन रेटिंग हो कैसे निर्धारित होती है या कौन कैसे तय किया जाता है ये बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सरकार है, वो जो बजट बनाती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है रिसीट, मतलब जो प्राप्त करती है पैसा और जो खर्च करती है पैसा, वो दो हिस्से होते हैं। अगर आपकी रिसीट मान लीजिए 100 करोड़ है, राइट, और खर्च आपने 105 करोड़ किया तो 5 करोड़ का घाटा है। अब ये 5 करोड़ का जो घाटा है, जो सरकार घाटे का बजट बना रही है, वो कैसे मैनेज करती है? वो अदर सोर्सेज से, जैसे आरबीआई से कहती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर, वहाँ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देकर आरबीआई से पैसा ले लेती है, तो इस तरह से अपने घाटे को पूरा करती है। तो ज़्यादा घाटा जब होने लगता है, ध्यान दीजिए, अगर घाटा बढ़ने लगे तो इससे क्या संदेश आता है? इससे संदेश आता है कि सरकार की आमदनी घट रही है, घाटा बढ़ रहा है, आमदनी घट रही है, यानी कि यहाँ पर समस्या आ सकती है। तो इस तरह से जब अलग अलग देशों की जो इकॉनमी का जो लेवल होता है उसको आधार मानकर, उसके कर्ज को आधार मानकर रेटिंग तय की जाती है। अब जैसे बहुत सारी इकॉनमी है जहाँ पर सरप्लस बजट बनता है तो उनकी रेटिंग ए ट्रिपल ए होगी या AA2 होगी, ऐसे से करके। तो भारत की जो रैंकिंग अभी पहले BAA2 थी, अभी क्या कर दी गई है BAA3। इसका मतलब है कि हमारी कैटेगरी थोड़ी सी लो कर दी गई, डिटोरिएट हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोविड-19 संकट को देखते हुए क्या हुआ है, भारत सरकार के राजस्व तो कम होने वाले हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा और दूसरी बात कर्ज भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और रेवेन्यू घट गई है, तो क्या होगा, घाटा क्या हो जाएगा, घाटा बढ़ जाएगा, और जब घाटा बढ़ेगा तो रेटिंग डाउन हो गई। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने दिसंबर तक गाँव में फ्री इंटरनेट सेवा देने की घोषणा की है? एक ऐसा राज्य जिसने ये बोला कि दिसंबर तक हम गाँव में रूरल एरियाज़ में फ्री इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा देंगे थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या गोवा? सही आंसर क्या है? केरल। देख लेते हैं इस न्यूज़ को, ये इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। केरलास फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट टू बी कमीशन इन दिसंबर, पढ़ लीजिएगा, जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने चैम्पियन पोर्टल की शुरुआत की है? देखिए, मिनिस्ट्री वगैरह जो भी इनिशिएटिव लेता है या स्कीम लॉन्च करता है, पोर्टल लॉन्च करता है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर बार मैं इसको अपने करंट अफेयर्स के मॉड्यूल में शामिल जरूर करता हूँ। क्या किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री। तो ये पहले भी हमने क्वेश्चन एक इसको किया है, पिछले लेक्चर्स में ही आया था, इस बार भी मैंने इसे शामिल किया क्योंकि मेरा ऐसा अनुमान है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चैम्पियन पोर्टल कौन लॉन्च किया है? MSME मिनिस्ट्री, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, चैम्पियन पोर्टल की को लॉन्च किसने किया है? एक मिनट, थोड़ा सा माई फंक्शन कर रहा है, हाँ अब ठीक है। MSME मिनिस्ट्री ने, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, अभी इसके बारे में हमने देखा था, उसी ने जो है चैम्पियन पोर्टल की शुरुआत की है, क्योंकि इसके माध्यम से वो क्या करेगा, जो वो पैकेज देने की घोषणा की गई है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में, अगला क्वेश्चन, हाल ही में गायत्री कुमार को किस देश का हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर क्या है? UK यानी कि ब्रिटेन। अब ये हाई कमिश्नर होता क्या है? ये देखिए, MSME का जो न्यूज़ था वो इसमें डाल दिया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पढ़ लीजिएगा। गायत्री कुमार अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू UK। अब प्रश्न ये उठता है, UK क्या है? देखिए, UK जो है यूरोप का एक देश है, देशों का समूह है बल्कि, जैसे कि थोड़ा सा मैप बना देते हैं। ये यूरोप है, ठीक, और यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, दो छोटे आइलैंड है, एक ये वाला, जो ये वाला इलाका है ये आयरलैंड है और ये वाला इलाका जो है इंग्लैंड है। अब इसी में जो है 4 देश हैं, यहाँ पर 4 देश हैं, देख लेते हैं कौन कौन। जैसे इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, नंबर 1, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये क्या है? नॉर्दर्न आयरलैंड है। यहाँ पर स्कॉटलैंड है, यहाँ पर क्या है? स्कॉटलैंड है। फिर यहाँ पर बीच में वेल्स है और फिर इंग्लैंड है। तो 4 देश यानी कि कौन कौन?
सबसे पहले इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन जिसे कहते हैं, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा वेल्स और चौथा जो है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चार जो है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चार जो है देशों को मिलाकर यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ये सब किंगडम थी, साम्राज्य थे, तो चारों साम्राज्य को मिलाकर संयुक्त साम्राज्य यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो इन जो कि आज भी एक्टिव है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो हाई कमिश्नर है उन किसको नियुक्त किया गया? गायत्री कुमार। अब ये हाई कमिश्नर क्या होता है समझते हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी ये शामिल है। तो हर देश में जिस देशों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है या द्विपक्षीय संबंध है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी एम्बेसी यानी कि दूतावास खोलते हैं। ये दूतावास क्या करती हैं? ये दूतावास वहाँ पर रह रहे भारतीयों को सुविधा उपलब्ध कराती हैं। साथ ही अगर भारत को, उस देश को कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना, तो इन्हीं एम्बेसीज़ के माध्यम से वो मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये जो एम्बेसी होती है, इसके अंदर जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उन्हें एम्बेसडर कहा जाता है। एम्बेसडर का मतलब राजदूत, ठीक है, क्लियर है, राजदूत। लेकिन ऐसे देश, ध्यान दीजिए, ऐसे देश जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके हैं, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे देश जो भारत मतलब जिसमें यूके यानी कि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, वहाँ पे जो दूतावास होते हैं वहाँ पर वो एम्बेसडर नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? हाई कमिश्नर कहलाते हैं, उच्चायुक्त। समझ में आया? ये भी राजदूत ही होते हैं। कहाँ पर? जहाँ जो एक कॉमनवेल्थ नेशन है, जहाँ पर कभी न कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा था, तो वहाँ पर हाई कमिश्नर कहलाता है, बाकी हर जगह एम्बेसडर कहलाते हैं। समझ में आ गया? बस इतना सी बात थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? किरण मजूमदार, चंद्रा कोचर, शिखा शर्मा या उषा सुब्रमण्यम? तो सही आंसर इसका क्या है? किरण मजूमदार। किरण मजूमदार क्या है? ये भारत की ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर है। इनकी एक कंपनी है बायोकॉन। क्या है? बायोकॉन, जो कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाती है, बायोकॉन। और ये भारत की सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली महिला भी हैं और इनको पूरे विश्व की वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है, भारतीय हैं, महिला है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एडिडास इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर या कैटरीना कैफ? सही आंसर क्या है? थर्ड वन, मानुषी छिल्लर। अब ये क्या है? मानुषी छिल्लर जी ये विश्व सुंदरी रह चुके हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। इनको एडिडास कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये है बायोकॉन की एमडी, जिनका नाम क्या है? किरण मजूमदार। ब्रिलियंट लेडी। आगे अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देख लेते हैं, डेथ से रिलेटेड है, आप लोग जानते ही होंगे। हाल ही में वाजिद खान जी की मृत्यु हुई है, वो क्या थे? संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, निर्देशक? देखिए, वो संगीतकार थे। साजिद वाजिद ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर की जोड़ी है। ये बहुत सारे सिंगिंग जो शो हुआ करते जैसे सारेगामापा वगैरह, इसको ये होस्ट भी कर चुके, होस्ट नहीं सॉरी, इसको जज भी कर चुके हैं। ये ज़्यादातर इनका जो म्यूज़िक होता है वो सलमान खान की मूवीज़ में होता है, जैसे दबंग जो 2010 में मूवी आई थी, दबंग के लिए इनको फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया, तो उसके गाने अच्छे थे और उसको काफ़ी सराहा गया था। 1998 से ये एक्टिव हैं। पहले मूवी इनकी थी प्यार किया तो डरना क्या, वहाँ से ये शुरू हुआ है। हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद का करियर लगभग समान रूप से चला है और दोनों को करियर बढ़ाने में सलमान खान का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उसमें साजिद वाजिद जी का जो वाजिद जी थे, अभी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ गए थे और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे ही एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बेजान दारूवाला, इनकी भी कोरोना से डेथ हुई है। बेजान दारूवाला जी की मृत्यु हुई है। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? साहित्यकार, पत्रकार, ज्योतिषी या वैज्ञानिक? तो सही आंसर क्या है? ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। और मुझे याद है इन्होंने एक कार्यक्रम में बोला था कि 20 मई, बेजान दारूवाला जी की बात कर रहा हूँ, ये ज्योतिष शास्त्री थे, 20 मई तक कोरोना वायरस का संकट समाप्त हो जाएगा, ये इन्होंने बोला था। हालांकि 20 मई से पहले इनकी खुद की डेथ हो गई। अब तो इस पर सवाल उठ जाते हैं कि इनके ज्योतिष शास्त्री, हालांकि इनके इंटेलेक्चुअल पर मैं प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन फिर भी वही बात हो जाती है ना कि भविष्य दूसरों का बताते हैं और अब ठीक है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हाल ही में बेजान दारूवाला जी की मृत्यु हुई है, वो क्या थे? एक ज्योतिषी थी। तो ये आज के 22 क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट ये संग्रह थी। ये है बेजान दारूवाला जी और ये साजिद खान जी हैं। तो एग्ज़ाम वाजिद खान जी हैं। एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट थे वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
जो पिछले लेक्चर्स हैं वो भी देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थोड़ा 2-3 दिन मैं बिजी था, इसलिए लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। आज से लेक्चर फिर से अपलोड हो जाएंगे डेली। हिस्ट्री और पॉलिटी के लेक्चर थोड़े रुके हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किया जाएगा। थोड़ा असुविधा हुई हो तो क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा बिजी था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।